दशकों तक प्लूटो एक धुंधले से लाइट पॉइंट से ज्यादा कुछ नहीं था, यहाँ तक कि हमारे पृथ्वी पर सबसे पावरफुल टेलीस्कोप्स के लिए भी। यह एक मिस्टीरियस दुनिया थी, एक टाइनी आइसी बॉडी जो हमारे नोन सोलर सिस्टम के बिल्कुल किनारे पर थी। हमें पता था कि यह मौजूद है, पर हम इसे सच में जानते नहीं थे। यह सब एक ट्रूली ऑडेशियस मिशन के लॉन्च के साथ बदल गया। 19 जनवरी 2006 को नासा का न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट अपनी एपिक जर्नी पर निकला। यह मिशन एक गहरी मानवीय जिज्ञासा से पैदा हुआ था कि क्लासिकल सोलर सिस्टम के आखिरी अनचार्टेड प्लैनेट को एक्सप्लोर किया जाए। ये सिर्फ एक और स्पेस प्रोब नहीं था, ये ह्यूमैनिटी का पहला डेडिकेटेड मैसेंजर था ड्वार्फ प्लैनेट्स के रेल्म में। ये जर्नी अपने आप में इंजीनियरिंग और स्पीड का एक मार्वल थी। न्यू होराइजन्स फास्टेस्ट स्पेसक्राफ्ट था और अभी भी है, जिसे पृथ्वी से लॉन्च किया गया है। सोचिए, इतनी तेजी से यात्रा करना कि आप हमारे प्लैनेट और उसके मून के बीच की वास्ट डिस्टेंस को सिर्फ 9 घंटे में पार कर सकें। न्यू होराइजन्स ने यही ब्लिस्टरिंग पेस सेट किया था जब यह घर से रॉकेटेड अवे हुआ। इसका प्राइमरी डेस्टिनेशन प्लूटो था, जो लगभग 5 बिलियन किलोमीटर दूर था। मिशन को फ्लाई बाय के लिए डिजाइन किया गया था, एक ब्रीफ लेकिन इनक्रेडिबली इंटेंस एनकाउंटर जहां हर सेकंड मायने रखता था। लगभग 1 दशक तक चले एक लंबे क्वाइट हाइबरनेशन के बाद स्पेसक्राफ्ट साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस की एक सिम्फनी करने के लिए जागृत होगा, जिससे इस दूर की दुनिया के बारे में हमारा नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। न्यू होराइजन्स का कोर पर्पस प्लूटो और उसके मून्स के आसपास के मिस्ट्री के पर्दे को हटाना था। साइंटिस्ट्स के पास काउंटलेस क्वेश्चंस थे। इसकी सरफेस कैसी दिखती थी? क्या इसमें माउंटेन्स या वैलीज थे? क्या यह जियोलॉजिकली एक्टिव था या सिर्फ एक फ्रोजन डेड रॉक? और इसके थिन टेन्यूअस एटमॉस्फेयर का क्या? प्रोब को सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स, कैमरास, स्पेक्ट्रोमीटर्स और प्लाज्मा डिटेक्टर्स के एक स्वीट से लैस किया गया था, जो सभी अपने फ्लीटिंग पैसेज के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा डेटा कैप्चर करने के लिए डिज़ाइन किए गए थे। ये सिर्फ प्रिटी पिक्चर्स लेने के बारे में नहीं था, ये सेलेस्टियल बॉडीज़ की एक नई क्लास, काइपर बेल्ट के आइस ड्वार्फ्स की बहुत नेचर को समझने के बारे में था। सोलर सिस्टम के पार की लंबी यात्रा धैर्य और प्रिसीजन का एक टेस्टामेंट थी। 9.5 साल तक न्यू होराइजन्स वॉइड में तेज़ी से आगे बढ़ता रहा, चुपचाप ग्रैंड फिनाले की ओर बढ़ रहा था। इसने जुपिटर की इमेंस ग्रेविटी का इस्तेमाल एक बूस्ट के लिए किया, एक कॉस्मिक स्लिंग शॉट जिसने इसकी ट्रैवल टाइम से कई साल कम कर दिए। जब यह आखिरकार जुलाई 2015 में अपने टारगेट के करीब पहुंचा, तो पृथ्वी पर एक्साइटमेंट पैल्पेबल था। हम पहली बार प्लूटो से करीब से मिलने वाले थे। जो डेटा जल्द ही वापस आएगा, वह न केवल पुराने सवालों के जवाब देगा, बल्कि एक ऐसी दुनिया को उजागर करेगा जो किसी ने कभी कल्पना करने की हिम्मत नहीं की थी। एक ऐसी दुनिया जो अपनी कहानी बताने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही न्यू होराइजन्स ने अपनी पहली हाई रेजोल्यूशन इमेजेस पृथ्वी पर भेजीं, दुनिया भर में एक सामूहिक गास्प सुनाई दी। प्लूटो की सतह पर साफ साफ एक विशाल चमकीली चीज थी जो अनमिस्टेकेबली एक दिल के आकार की थी। इस विशाल 1600 किलोमीटर चौड़े क्षेत्र को बाद में टॉम्बो रीजियो नाम दिया गया, प्लूटो के डिस्कवरर क्लाइड टॉम्बॉक के सम्मान में। यह वह इनर्ट क्रेटर पॉक्ड आइसबॉल नहीं था जिसकी कई लोगों ने उम्मीद की थी। ये पर्सनालिटी वाली दुनिया थी, एक ऐसी दुनिया जिसने अपना दिल अपनी सतह पर पहना हुआ था। इस एक फीचर ने एक कॉम्प्लेक्स जियोलॉजी और एक डायनामिक हिस्ट्री का संकेत दिया, जिसने तुरंत हमारी प्रीकंसीव्ड नोशंस को चुनौती दी कि एक छोटी ठंडी दुनिया क्या हो सकती है। ये घर से इतनी दूर एक जगह से एकदम सही वेलकमिंग सिंबल था। इस दिल का वेस्टर्न लोब एक विशाल स्मूथ प्लेन जिसका नाम स्पुटनिक प्लनीसिया था, मिशन की सबसे स्टनिंग डिस्कवरीज में से एक साबित हुआ। ये ठोस जमीन नहीं है, बल्कि जमी हुई नाइट्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड का एक कोलोसल ग्लेशियर है जो कई किलोमीटर मोटा है। जो सच में रिमार्केबल है वह इसकी सतह है। यह लगभग पूरी तरह से इम्पैक्ट क्रेटर्स से मुक्त है, जो हमें बताता है कि यह जियोलॉजिकली बहुत युवा है, शायद 10 मिलियन साल से भी कम पुराना है।
सतह को बड़े पॉलीगोनल सेल्स में बांटा गया है, जो स्लो कन्वेक्शन का प्रमाण है, जैसे एक विशाल लावा लैंप। ठोस नाइट्रोजन बर्फ धीरे धीरे चर्निंग कर रही है, लगातार सतह को नीचे से रिन्यू कर रही है। इससे पता चला कि प्लूटो एक डेड वर्ल्ड नहीं है, यह आज भी जियोलॉजिकल एक्टिविटी से जीवित है। इन बर्फीले प्लेन्स के चारों ओर मैजेस्टिक माउंटेन्स हैं, जो यहाँ पृथ्वी पर रॉकीज को टक्कर देते हैं। लेकिन ये पहाड़ चट्टान के नहीं बने हैं, वे अनबिलीवेबली हार्ड फ्रोजन वाटर आइस से बने हैं। इनमें से कुछ चोटियाँ 3500 मीटर तक ऊंची हैं। वे प्लूटो के बेडरॉक के रूप में काम करते हैं। और क्या है, इनमें से कई टावरिंग आइस माउंटेन्स जमी हुई मीथेन की एक परत से ढके हुए हैं, जैसे टेरेस्ट्रियल पीक्स पर बर्फ। न्यू होराइजन्स ने एक ऐसे लैंडस्केप का भी अनावरण किया जो प्राचीन नाइट्रोजन नदियों से स्कार्ड था, जिसने कभी टेरेन में चैनल्स बनाए थे, और जो फ्रोजन लेक्स हो सकते थे उसके प्रमाण भी मिले थे। यह एक ऐसा लैंडस्केप है जो अजीब तरह से फेमिलियर लगता है, फिर भी एक ही समय में प्रोफाउंडली एलियन भी है। प्लूटो की सतह की डाइवर्सिटी सिंपली ब्रेथटेकिंग है। दिल और पहाड़ों से परे प्रोब ने हजारों किलोमीटर तक फैले फ्रैक्चर्स और फॉल्ट्स के विशाल नेटवर्क की खोज की, जिससे पता चलता है कि इमेंस टेक्टोनिक फोर्सेस ने कभी ड्वार्फ प्लैनेट को तबाह किया था। कुछ क्षेत्रों में जमीन का एक बिजार टेक्सचर्ड अपीयरेंस है, जिसे वैज्ञानिकों ने स्नेक स्किन टेरेन का नाम दिया है। कहीं और, विशेष रूप से उच्च एल्टीट्यूड्स में, प्रोब ने मीथेन बर्फ से बनी टावरिंग ब्लेड लाइक फॉर्मेशंस पाई, जिनमें से कुछ सैकड़ों मीटर ऊंची थी। प्रत्येक नई छवि ने पजल का एक और टुकड़ा उजागर किया, जिससे एक ऐसी दुनिया का पोर्ट्रेट बना जिसमें एक समृद्ध और विविध जियोलॉजिकल हिस्ट्री है, जो वैज्ञानिकों को चकित और प्रेरित करती रहती है। प्लूटो ने हमें न सिर्फ अपनी सतह से, बल्कि अपने एटमॉस्फेयर से भी चौंकाया। हालांकि यह अविश्वसनीय रूप से पतला है, पृथ्वी के मुकाबले 1 लाख गुना कम घना। यह अनुमान से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। मुख्य रूप से नाइट्रोजन से बना, जिसमें मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड के ट्रेसेस हैं। गैस का यह टेन्युअस एनवेलोप सतह से 1600 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ है। जब न्यू होराइजन्स ने अपने फ्लाईबाय के बाद प्लूटो को वापस देखा, तो इसने सूरज की रोशनी में ड्वार्फ प्लैनेट की एक ब्रेथ टेकिंग इमेज कैप्चर की। इससे पता चला कि एटमॉस्फेयर साफ नहीं था, बल्कि धुंध की अलग अलग परतों से भरा था, जिनमें से 20 तक एक के ऊपर एक स्टैक्ड थीं। इसने प्लूटो को एक चमकता हुआ इथीरियल हेलो दिया। यह सुंदर नीला हेज एक फैसिनेटिंग केमिकल प्रोसेस से बनता है। सूरज की रोशनी प्लूटो के एटमॉस्फेयर में ऊंचाई पर मीथेन गैस से टकराती है। यह सोलर रेडिएशन मीथेन अणुओं को तोड़ देती है, जिससे केमिकल रिएक्शंस शुरू होती हैं, जो थोलिन्स नामक ज्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाती हैं। ये टाइनी पार्टिकल्स ही हेज लेयर्स बनाते हैं। समय के साथ ये थोलिन्स धीरे धीरे नीचे गिरते हैं और सतह पर सेटल हो जाते हैं। वे प्लूटो पर हमें दिखाई देने वाले रंगों की अद्भुत अरे के लिए जिम्मेदार हैं। टोम्बो रीजियो के सॉफ्ट पिंक्स और रेडिश ब्राउन से लेकर कहीं और के डार्कर रीजन्स तक। संक्षेप में, यह ऑर्गेनिक सुट की एक लगातार हल्की फुहार है, जो नीचे की दुनिया को रिच ह्यूज में रंग रही है। मिशन ने हमें प्लूटो के मून्स के परिवार की पहली डिटेल्ड लुक भी दी। प्लूटो के 5 मून हैं: चेरोन, स्टिक्स, निक्स, करबेरोस और हाइड्रा। छोटे मून्स जैसे निक्स और हाइड्रा आलू के आकार के हैं और अपनी ऑर्बिट्स में केओटिकली टंबल करते हैं, बजाय स्मूथली घूमने के। लेकिन शो का स्टार प्लूटो के अलावा इसका सबसे बड़ा मून चेरोन है। यह इतना बड़ा है, प्लूटो के व्यास का लगभग आधा, कि कई वैज्ञानिक प्लूटो चेरोन सिस्टम को एक बाइनरी प्लैनेट मानते हैं। दोनों टाइडली लॉक्ड हैं, जिसका मतलब है कि वे अंतरिक्ष में डांस करते हुए लगातार एक दूसरे का सामना करते हैं, जैसे कॉस्मिक वॉल्ट्स में पार्टनर्स। चेरोन अपने आप में एक फैसिनेटिंग वर्ल्ड निकला, जिसका इतिहास जितना इंट्रीगिंग है उतना ही वायलेंट भी है। इसकी सतह प्लूटो से नाटकीय रूप से अलग है। कैनियंस और कैज़म्स का एक विशाल सिस्टम इसकी सतह पर फैला हुआ है, जिनमें से कुछ पृथ्वी के ग्रैंड कैनियन से कहीं ज्यादा गहरे और लंबे हैं, जो इसके अतीत में एक मैसिव जियोलॉजिकल अपहीवल का सुझाव देते हैं।
शायद सबसे स्ट्राइकिंग फीचर इसके उत्तरी ध्रुव पर एक बड़ा गहरा लाल पैच है जिसे मॉर्डोर मकुला का नाम दिया गया है। वैज्ञानिक मानते हैं कि यह पोलर कैप खोलिन से बना है, ठीक वैसे ही जैसे प्लूटो पर है। थ्योरी ये है कि मीथेन गैस प्लूटो के एटमॉस्फेयर से निकलती है, चेरॉन की ग्रेविटी द्वारा कैप्चर हो जाती है और इसके ठंडे ध्रुव पर जम जाती है, जहां इसे सोलर रेडिएशन द्वारा उस गहरे लाल पदार्थ में संसाधित किया जाता है जिसे हम आज देखते हैं। 14 जुलाई 2015 को प्लूटो का फ्लाईबाय मुख्य इवेंट था, लेकिन न्यू होराइजन्स के लिए यह कहानी का अंत नहीं था। अपना ट्रेजर ट्रोव ऑफ डेटा भेजने के बाद इंट्रेपिड स्पेसक्राफ्ट आगे बढ़ता रहा, काइपर बेल्ट में और गहराई तक वेंचर्ड हुआ। ये हमारे सोलर सिस्टम का तीसरा महान क्षेत्र है, नेपट्यून की ऑर्बिट से परे एक विशाल बर्फीली फ्रंटियर जो अनगिनत छोटे जमे हुए निकायों से भरा है, जो सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन के अवशेष हैं। टीम ने एक नया टारगेट पहचाना, एक छोटा काइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट जिसका नाम आरोकॉथ था। नए साल के दिन 2019 को न्यू होराइजन्स ने सफलतापूर्वक एक और फ्लाईबाय किया, जिससे आरोकॉथ स्पेसक्राफ्ट द्वारा एक्सप्लोर किया गया सबसे दूर और प्रिमिटिव ऑब्जेक्ट बन गया। आरोकॉथ 2 पैनकेक्स की तरह दिख रहा था जो एक साथ चिपके हुए थे, एक कॉन्टैक्ट बाइनरी जिसने हमें एक कोमल कहानी बताई कि प्लैनेट्स कैसे बनना शुरू हो सकते हैं। लेकिन यात्रा से अभी भी सरप्राइजेस मिल रहे हैं। 2024 की शुरुआत तक स्पेसक्राफ्ट के डस्ट काउंटर से मिले डेटा ने कुछ एस्टॉनिशिंग रिवील्ड किया। काइपर बेल्ट के अपेक्षित किनारे से कहीं दूर न्यू होराइजन्स मॉडल्स द्वारा अनुमानित से काफी ज्यादा डस्ट डिटेक्ट कर रहा था। ये खोज 2 इनक्रेडिबल पॉसिबिलिटीज में से एक का सुझाव देती है। या तो काइपर बेल्ट जितना हमने कभी सोचा था उससे कहीं ज्यादा बड़ा है, या वहां आईसी ऑब्जेक्ट्स और डस्ट का एक दूसरा पूरी तरह से नया बेल्ट है जिसे खोजा जाना बाकी है। सोलर सिस्टम अभी और बड़ा हो गया है। आज मार्च 2026 में न्यू होराइजन्स पृथ्वी से अविश्वसनीय 9.3 बिलियन किलोमीटर या 62 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स दूर है, जो अंधेरे में अपनी यात्रा जारी रखे हुए है। यह अभी भी फार आउटर सोलर सिस्टम के प्लाज्मा और डस्ट एनवायरनमेंट के बारे में वैल्यूएबल डेटा भेज रहा है। मिशन टीम सक्रिय रूप से पावरफुल ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप्स का उपयोग करके एक और काइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट की तलाश कर रही है, जो लेट 2020s या अर्ली 2030s में स्पेसक्राफ्ट की पहुंच में हो सकता है। 2040 तक ऑपरेट करने के लिए पर्याप्त पावर और फ्यूल के साथ न्यू होराइजन्स इंटरस्टेलर स्पेस सितारों के बीच की विशाल रिक्तता में प्रवेश करने वाला 5वां मानव निर्मित ऑब्जेक्ट बनने के लिए तैयार है। न्यू होराइजन्स की लेगेसी प्रोफाउंड है। इसने प्लूटो को एक पिक्सेलेटेड डॉट से एक वाइब्रेंट कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड में बदल दिया, जिसमें नाइट्रोजन बर्फ का एक धड़कता दिल, टावरिंग वाटर आइस माउंटेन्स और एक हेजी ब्लू स्काई है। इसने एक ऐसी दुनिया को उजागर किया जो जियोलॉजिकली अलाइव है, जिससे अंतरिक्ष की ठंडी अंधेरी गहराइयों में प्लैनेटरी बॉडीज कैसे कार्य करते हैं, इसकी हमारी समझ को चुनौती मिलती है। इसने हमें दिखाया है कि काइपर बेल्ट सिर्फ कॉस्मिक डिब्री का ग्रेवयार्ड नहीं है, बल्कि वंडर्स से भरा एक डायनामिक क्षेत्र है। न्यू होराइजन्स ने ग्रहों की हमारी इनिशियल रिकॉनेसेंस को पूरा करने से कहीं ज्यादा किया। इसने सोलर सिस्टम के तीसरे जोन का दरवाजा खोला और कॉस्मोस के हमारे मैप को हमेशा के लिए बदल दिया है।